प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए सल सत्र, जिसमें कि महिला आरक्षण पास कर दिया गया है, राज्यसभा में भी पास हो गया है, लोकसभा में भी पास हो गया है। तो उसके विषय में आज हम क्षेत्र के जाने माने सामाजिक व्यक्ति श्री नरसिंह यादव जी से बात करेंगे और नरसिंह यादव जी पूछना चाहेंगे कि इस बिल के माध्यम से महिलाओं के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए भी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो नरसिंह यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस बिल से महिलाओं के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। निश्चित रूप से इस बिल में जो 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही जा रही है, अगर इसको ईमानदारी से लागू किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका महिलाओं पे उनकी जिंदगी पर असर पड़ेगा। लेकिन हमारे देश में जो कहावत कही गई कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन ये किताबों में लिखी गई बात है। हकीकत में देश की आज़ादी के इतने दिन के बाद भी, इसके पहले भी ये बिल संसद में लाया गया, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसमें कुछ न कुछ आभूषण लगा करके उसको लौटाया गया। नंबर एक तो महिलाओं की आबादी निश्चित रूप से 50% है और आज उनको 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है, और जिसमें भी बीजेपी के इस बिल में बहुत सारी त्रुटियां हैं। अगर वो ईमानदार होती तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या है ओबीसी, एससी, एसटी, उनको भी उनकी संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए था। इससे साबित होता है कि बीजेपी के लोग केवल चुनावी मुद्दा बनाकर इसको आगे करना चाहते हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं। हकीकत में ना तो वे महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए ईमानदार हैं और ना ही वो उनके उत्थान में उनका विश्वास है। तो आपके कहने का मतलब यह है कि जैसे कि महिलाओं की आबादी हमारे देश में आधी है, मतलब 50% के लगभग है, तो 50% आरक्षण का प्रावधान इस बिल में महिलाओं के लिए करना था। कोई भी देश अगर उन्नत करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो निश्चित रूप से जब तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, संपन्न नहीं बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि जितना योगदान पुरुषों का हो, महिलाओं का भी योगदान मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं उससे ज्यादा होता है, क्योंकि एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का योगदान ज्यादा होता है, इसलिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो नरसिंह यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इंडिया गठबंधन बना है, तो इसमें किस हिसाब से सीट शेयरिंग होनी चाहिए जिससे कि इंडिया गठबंधन को लाभ मिल सके और इनकी सीटें बढ़ सकें। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जो बना है ये बहुत मजबूत है और इसके जितने भी नेता हैं बहुत ही परिपक्व हैं, अनुभवी हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर निश्चित रूप से हम इस सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, नई सरकार बनाना चाहते हैं, इंडिया की सरकार बनाना चाहते हैं, तो इसमें कांग्रेस को बड़ी दलियादिली दिखानी पड़ेगी। जहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें देने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी उन सीटों पर जिस पे कांग्रेस ये पक्का हो कि हम अपनी सीटें निकाल सकते हैं, उतनी ही सीटों पर इसको चुनाव लड़ना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समाजवादी पार्टी का ग्राफ इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारा मामला उनके फेवर में है और मजबूती से समाजवादी पार्टी हर मामले पे लड़ाई लड़ रही है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मेरा मानना है कम से कम 65 सीटों से ज्यादा पे जो है समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि जो जो सीटें चिन्हित करे जिसपे वो चुनाव निश्चित रूप से जीत सकती हो या गठबंधन मजबूत हो सके। आपका कहने का मतलब यह है कि 65 सीटों पर लगभग समाजवादी पार्टी गठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए। चलिए, आप थे नरसिंह यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। हमारे साथ हैं क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी राजकिशोर यादव जी। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि महिला के आरक्षण पर 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है, उस पर आपकी क्या राय है। अरे भैया, इसमें क्या सही है क्या नहीं, ये तो
आम जनता को भी दिखाई दे रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने आखिरी समय में जिस तरह से ये जो है 19 के चुनाव में 10% आरक्षण दे करके सवर्णों को लालीपाप दे करके गुमराह करके इसने अपनी सरकार बना ली। इसी तरह से ये एक तरह से महिलाओं को आरक्षण तो नहीं मिलना है फिलहाल, लेकिन ये वोट की राजनीति कर रहा है। लेकिन हमारे देश की जनता को अभी तक का अपना जहाँ तक का अनुभव है, मैंने देखा है कि अक्सर हमारे देश की जनता को दसियों साल लग जाता है किसी की कमी को विशेष रूप से समझने की। तो अब इनकी बारी खत्म हो चुकी है, ये जान रहे हैं अच्छी तरह से, इसीलिए आनंद फानंद में इन्होंने बिल लाया है। इनको महिलाओं को आरक्षण किसी कीमत पे नहीं देना है, सिर्फ ये जो है जाने का अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। आने वाले समय में अब यहाँ पर आने वाला जो चुनाव है, इसके लिए सारे लोग समझ चुके हैं कि ये इनका जुमला है, इनको आरक्षण नहीं देना है। अब देश की जनता, प्रदेश की जनता, गांव की जनता अच्छी तरह बखूबी इनके जुमले। राजकिशोर जी, आरक्षण में क्या ओबीसी महिलाओं के लिए भी व्यवस्था करना था कि नहीं करना था? देखिए, ये आधा अधूरा जो इनका महिला बिल है तो सब विदित है। इनको अगर भागीदारी महिलाओं के प्रति प्यार था, प्रेम था, तो सहानुभूति, तो निश्चित रूप से ये सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके जातीय जनगणना करा करके सारी फॉर्मेलिटी पूरा करके ही जो है ये बिल लाते। इनका कोई इरादा नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने का, और ये खाली धोखा दे रहे हैं देश की महिलाओं को। और महिला आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक जितना देखा गया है, चाहे कुलदीप सेंगर का मैटर हो, चाहे चिन्मयानंद का मैटर हो, ये सब खाली जो है धोखा दिए हैं महिलाओं के साथ। न मणिपुर में खड़े हुए कहीं पर आज तक इन्होंने महिलाओं का साथ नहीं दिया है, और ना इनका धर्म ही, क्योंकि धार्मिक ज्यादा बनते हैं, मैं समझता हूं इनका धर्म भी नहीं इजाजत देता है कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ढोल गंवार सूद पशनारी इस समय प्रचलित प्रचार में चल रहा है। तो ये कहाँ महिला के पक्ष में थे, और ना थे, ना है, और न भविष्य में ये महिलाओं के पक्ष में। आपसे राजकिशोर यादव जी, समाज सेवी, वशिष्ठ के साथ में अपना इंटरव्यू खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगले इंटरव्यू। नमस्कार।